ऑस्मोटिक प्रेशर की हेल्प से मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं। इसमें एक फॉर्मूला और होता है, देखिए कि if osmotic pressure of two solutions are same, अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम आता है, ध्यान रखना, तो उस कंडीशन में हम इस तरह से लिखते हैं जैसे π1 इक्वल्स टू π2, मतलब पहले वाले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर और ये दूसरे सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर है। तो एक ही सब्सटेंस के लिए अगर अपन देख रहे हैं, दो अलग अलग सब्सटेंस के लिए अपन देख रहे हैं, तो इस फर्स्ट वाले के लिए हम जो फॉर्मूला लिखते हैं, क्योंकि हम ये कह रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल, इसलिए मैंने π1 π2 को इक्वल रखा है, तो इसके लिए जो हम फॉर्मूला लिखते हैं वो लिखते हैं CRT, ठीक है, C1RT, और इसके लिए लेते हैं हम C2RT। अब यहां पर देखो मैंने जो ये ऑस्मोटिक प्रेशर इसका रखा है वो ध्यान रखना एट कांस्टेंट टेम्परेचर, क्योंकि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर, एक फिक्स टेम्परेचर पर देख रहे हैं तो दोनों का टेम्परेचर तो अपन सेम ही रख रहे हैं, इसलिए मैंने T और T रखा है। जैसे अभी जो हमारे चारों तरफ टेम्परेचर है, उस टेम्परेचर पर मैं दो सॉल्यूशन को लेता हूं और दोनों सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है, तो वहां पर उनका उस टेम्परेचर भी दोनों के लिए सेम होगा, ठीक है। अब दूसरा यहाँ पर R जो है, ये ध्यान रखना ये कांस्टेंट है बेटा, तो R भी यहाँ पर दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम रहेगा, तो मैं R और T को कैंसिल कर सकता हूं। तो इसका मतलब ये है कि C1 और C2 इक्वल हुए, और C1 C2 क्या है, कंसंट्रेशन। तो इसे कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल है तो डेफिनेटली उनकी कंसंट्रेशन जो होगी ना वो भी इक्वल होगी। और कंसंट्रेशन अगर आप लेते हैं जैसे N1/V1 और यहां लेते हैं N2/V2, मतलब मोलैरिटी की फॉर्म में ले रहा हूं मैं कंसंट्रेशन, नंबर ऑफ मोल्स डिसॉल्व इन फिक्स वॉल्यूम, और ये इसके नंबर ऑफ मोल्स और ये इसका वॉल्यूम। और नंबर ऑफ मोल्स किसके इक्वल होता है, देखो नंबर ऑफ मोल्स इक्वल होता है यहां पर आपके पास W/M और V1, तो इसको W1M1 कर देता हूं मैं, और यहां पर कर देता हूं मैं W2/M2 इंटू V2, ठीक है। तो W1 तो हो गया हमारे पास में इसका मास, ठीक है, इस सब्सटेंस का मास, ये इसका मोलर मास, ये इसका वॉल्यूम, और यहां पर ये दूसरे वाले सब्सटेंस का मास, इसका मोलर मास, इसका वॉल्यूम। अब इस फॉर्मूले की हेल्प से आपको दोनों में से किसी का भी अगर मॉलिक्यूलर मास फाइंड करना है, दोनों में से किसी का भी आपको मास फाइंड करना है तो अपन फाइंड कर सकते हैं। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स, इससे भी न्यूमेरिकल पूछ ली जाते हैं, ये आपकी आरबीएससी की बुक में इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल भी दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन वाला न्यूमेरिकल आप करेंगे क्योंकि वो सॉल्व्ड है, तो मैं इसी पैटर्न पर एक दूसरा न्यूमेरिकल ले लेता हूं, क्योंकि जब आप वो न्यूमेरिकल कर लेंगे तो बुक वाला न्यूमेरिकल भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इस पर बेस्ड एक न्यूमेरिकल देख रहे हैं अपन, तो एक मैं न्यूमेरिकल ले लेता हूं बढ़िया सा इस पर बेस्ड, और उसको सॉल्व करते हैं। यस, तो यह न्यूमेरिकल लिख रहा हूं मैं, ओके। और 10% W/V यूरिया सॉल्यूशन with 5% W/V solution of unknown solute, ओके। और यहां पर क्या किया, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट, कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट का आपको मोलर मास फाइंड करना है, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन को मैं वापस से थोड़ा सा देख लेता हूं, रीड आउट कर देते हैं। मैं एक बार इस ऊपर से इसको रफ कर दूं और फिर अपन सॉल्व करेंगे। देखिए आपको यहां पर दिया गया है कि यू हैव 10% WV यूरिया सॉल्यूशन, आपके पास यूरिया का सॉल्यूशन है जो 10% है। तो इसका मतलब क्या है, मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं केवल यहां पर वैल्यू बता रहा हूं कौन कौन सी गिवन है हमें, ठीक है। तो यहां आपको दिया गया 10% W/V यूरिया सॉल्यूशन,
तो इसका मतलब आपको पता है कि यहां पर जो भी परसेंटेज में दिया जाता है वो सॉल्यूट की क्वांटिटी होती है। तो इसका मतलब ये 10 सॉल्यूट है, 100 में से 10 सॉल्यूट है। तो अगर मैं ऐसा मान रहा हूं कि यूरिया जो है हमारे पास, जिसको मैं W1 कर देता हूं, ठीक है, ये हमारे पास में है 10 ग्राम। तो हमारे पास जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम होना चाहिए, सॉल्यूशन वॉल्यूम, वो होना चाहिए 100 ml, ठीक है, वो 100 ml होना चाहिए। उसके बाद दूसरा जो आपको यहां पर दिया गया है सेकंड सॉल्यूशन, उसमें लिखा गया है 5% WV सॉल्यूशन। तो 5% WV सॉल्यूशन का मतलब क्या है, देखो 5% WV सॉल्यूशन, हियर इट मींस 5 ग्राम 100 ml के अंदर है हमारे पास। तो यहां पर अननोन है, ये ध्यान रखना, अननोन सॉल्यूट है। तो जो अननोन सॉल्यूट है आपके पास, अननोन सॉल्यूट, ठीक है, जिसको मैं W2 कह देता हूं, W2, ये है आपके पास है 5 ग्राम। और फिर इसमें कहा गया है कि अच्छा, सॉल्यूशन तो वही होगा क्योंकि 100 में से है। तो सॉल्यूशन जो है हमारे पास में, जिसके वॉल्यूम को मैं V2 कह रहा हूं, इसका वॉल्यूम V1 था, तो ये हमारे पास वापस 100 है, ओके, 100 ml। अच्छा, अब इसने कहा है कैलकुलेट द मोलर मास ऑफ अननोन सॉल्यूट। अब अननोन सॉल्यूट का मोलर मास फाइंड करना है। तो इसका मोलर मास है M2, ये हमें फाइंड करना है। और इसका मोलर मास M1, यूरिया का मोलर मास हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए, यूरिया का जो फॉर्मूला होता है वो होता है आपके पास NH2CONH2, ये यूरिया है। और इसको जब आप कैलकुलेट करते हैं यूरिया को, तो इसका मोलर मास जो आता है ना बेटा, वो आएगा आपके पास 60, ध्यान रखना 60 आएगा। तो ये तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं 60। तो अब कंडीशन आपके सामने रखी हुई है। अब आप देख सकते हैं यहां पर कि हम इसको किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला अभी अपन ने ड्राइव किया था, ये फॉर्मूला है हमारे पास में, जिसमें दोनों का ऑस्मेटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन सेम होती है। तो अपन इससे V2 क्या M2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो एक बार वैल्यू पुट कर देते हैं। तो देखो यार, W1 की वैल्यू आपके पास क्या है, W1 30 आ रहा है, बिल्कुल ठीक आ रहा है बेटा, सही आ रहा है, 30 आएगा आंसर इसका। M1 की वैल्यू आपके पास 60 है और V1 आपके पास में आ रहा है 100 इक्वल्स टू, M2 कैलकुलेट करना है, W2 आपके पास में है 5 डिवाइडेड बाय M2 की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और इनटू V2 की वैल्यू है 100 ml, ठीक है, ये आ जाएगा। अब यहां हमें केवल M2 को कैलकुलेट करना है। तो इसको हटा देता हूं मैं फॉर्मूले को और M2 कैलकुलेट कर लेता हूं। तो अगर आप M2 कैलकुलेट करते हो तो M2 को इधर ले लो और ये पूरी डिजिट उधर चली जाएगी। तो 5/100 तो यहाँ पर है ही, और ये पूरा उधर ले गया मैं, तो 60 इंटू 100 और डिवाइडेड बाय 10, ठीक है, बिल्कुल 30 आ रहा है, सही है बेटा, ये से कैंसिल हो गया। तो M2 की वैल्यू आ गई 30, यानी जो हमारे पास अननोन सॉल्यूट है उसका मॉलिक्यूलर मास, उसका जो मोलर मास है वो हमारे पास 30 आएगा, ठीक है। लेकिन ऐसा आपको कब करना है, ध्यान रखना, जब आपको ये दिया गया है कि दो सॉल्यूशन है जिनके मोलर मास जो है, सॉरी, जिनकी वो कंसंट्रेशन सेम है या फिर वो आइसोटोनिक है, उस कंडीशन में आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है और इसको सॉल्व करना है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा बेटा, सिंपल क्वेश्चन था ये, ठीक है, ओके। अब आगे चलते हैं। अब देखो, इस तरह के जो ऑस्मेटिक प्रेशर वाले जो क्वेश्चन है ना, ये तो हमने कर दिया है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब बच्चे गलती कहां करते हैं, किस तरह के क्वेश्चन में मिस्टेक होती है, अब वो क्वेश्चन में ले रहा हूं वहां पर, ठीक है। तो इसको एक बार रफ कर दूं, फिर उसकी बात करते हैं अपन। देखिए, एक क्वेश्चन लेते हैं हम, और ऐसा क्वेश्चन लेते हैं जिसमें मोस्टली मिस्टेक होती है, ऑस्मेटिक प्रेशर से रिलेटेड क्वेश्चन, ओके। चलिए देखें। तो एक क्वेश्चन ले रहा हूं बेटा मैं, ये भी ऑस्मेटिक प्रेशर से रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 2, और यहां दिया गया है द ऑस्मेटिक प्रेशर the osmotic pressure of a 5% solution of a non volatile
volatile non-volatile solute is 5.07 atm at 150 degrees Celsius. At 150 degrees Celsius, calculate the molar mass. Calculate the molar mass of the solute. अब देखिए ये जो क्वेश्चन है ना बेटा, देखने में बहुत सिंपल लग रहा है, बहुत इजी लग रहा है भी वैसे सिंपल और इजी, लेकिन इसमें बताऊं प्रॉब्लम क्या है कि जब हम इसकी यूनिट्स वगैरह रखेंगे ना, वहां मिस्टेक कर देते हैं स्टूडेंट। तो अब पहले देख लें गिवन वैल्यू क्या है हमारे पास। अगर मैं इसका सॉल्यूशन लेता हूं तो सॉल्यूशन में आपको यहां दिया गया 5% सॉल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। तो आपके पास एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है, उसका 5% है, तो हम इस 5% का मतलब 5 ग्राम है आपके पास में, ठीक है, 1 लीटर के अंदर, 100 ml के अंदर, सॉरी। तो यहां पर जो मास ऑफ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जिसको हम कहते हैं W, ठीक है, ये आपके पास में है 5 ग्राम, ठीक है, ये 5 ग्राम है। इसके बाद नेक्स्ट जो हमें दिया गया है, देखो ये परसेंट में दिया गया है, तो हम परसेंट में है तो इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो सॉल्यूशन है वो 100 ml में है, ठीक है। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है वो आपके पास 100 ml है, ठीक है। और साथ में ये भी दिया गया है प्रेशर, तो प्रेशर भी लिख लेते हैं। हमारे पास कितना है प्रेशर, हमारे पास में है 5.07 atm, ठीक है, ये वॉल्यूम V है आपके पास। और टेम्परेचर दिया गया है आपको, टेम्परेचर T इक्वल्स टू है 150 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ऐसे क्वेश्चन में ना आपको कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी होती है, तो मैं कांस्टेंट की वैल्यू लिख देता हूं, R इक्वल्स टू 0.082 लीटर एटीएम और डिग्री मोल इनवर्स, एक सेकंड, केल्विन है, सॉरी, केल्विन मोल इनवर्स, ठीक है, ये आपको दिया गया है सपोज। अब आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अब प्रॉब्लम क्या आती है, इसको जब सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो इसके अंदर एक मिस्टेक करते हैं, ठीक है। मिस्टेक क्या करते हैं, देखिए आप मोस्टली स्टूडेंट सोचते हैं सारी वैल्यूज हमारे पास में है, वैल्यू हमें पुट करनी है और आंसर आ जाएगा, क्योंकि फॉर्मूला क्या है हमारे पास, देखो फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ऑस्मैटिक प्रेशर इक्वल्स टू, हाँ वही समझा रहा हूं बेटा एक बार, है ना, बिल्कुल, NB अपॉन V और यहां पर RT, ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला था, ठीक है। तो यहां पर भी अगर मैं NB की वैल्यू पुट करता हूं तो हमारा फॉर्मूला कुछ इस तरह से बन जाता है, WB अपॉन MB और इनटू में V, ये हमारे पास फॉर्मूला था। अब मेरी बात को ध्यान से समझना आप, जो मैं कहना चाह रहा हूं कि कहां मिस्टेक होती है। अब देखिए यहां पर एक तो R कांस्टेंट की वैल्यू गिवन है आपके पास, ये आपके पास R कांस्टेंट की वैल्यू है, ठीक है। तो आपको ये जरूर चेक कर लेना है कि क्योंकि आप इसमें इस R कांस्टेंट की वैल्यू रखोगे तो इसमें आपके पास प्रेशर, टेम्परेचर, ठीक है, और वॉल्यूम की यूनिट कौन कौन सी है, क्योंकि जो आपके पास वॉल्यूम की यूनिट है, ध्यान रखना, वही यूनिट आप जो वैल्यू पुट कर रहे हो उस वॉल्यूम की होनी चाहिए, नहीं तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो यहां पर अगर मैं वॉल्यूम देखूं, यहां पर वॉल्यूम मेरे पास ml में है, यहां वॉल्यूम जो है वो ml में है, लेकिन आप देख रहे हो यहां पर क्या आ रहा है, लीटर आ रहा है बेटा, लीटर आ रहा है, ठीक है ना। जो आप R की वैल्यू रखोगे लीटर में रखोगे, तो आपको चेंज करना है। तो ml को अगर मैं लीटर में कन्वर्ट करता हूं, 100 ml जो है, 100 ml डिवाइडेड बाय 10,000, सॉरी 1000, तो इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 20 से 20 कैंसिल हो गया, 0.1 लीटर, ठीक है, ये हो जाएगा लीटर के अंदर। दूसरी बात, फिर आपको जो टेम्परेचर दिया गया है, इस पर देखो आप, टेम्परेचर दिया गया है डिग्री सेल्सियस में, और आपके पास जो R कांस्टेंट की वैल्यू है वो केल्विन के अंदर है, तो यानी आपको इस डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज करना पड़ेगा। तो आप इसको केल्विन में चेंज करते हैं तो यहां आपके पास आ जाएगा बेटा 150 प्लस 300, ओके, तो यह 273, ठीक है, 0.15, तो ये अप्रोक्स आपके पास आ जाएगा, इसको टोटल करेंगे तो 423, इसको 0.15 मतलब वैसे ले लो ना, काउंट ऑफ करके,
तो ये हो जाएगा 423 केल्विन। ये केल्विन में टेम्परेचर आ गया आपके पास, ठीक है। तो अब आपके पास लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये तो मैंने थोड़ा कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए किया है, बाकी रख सकते हैं। वहां पर पॉइंट में रखना जरूरी होता है जहां जैसे बहुत पॉइंट का डिफरेंस होता है ना, खासकर की एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट, तो वहां पर क्या पॉइंट में ही आता है ये, तो वहां पर उसको फिर 1.5 रखना जरूरी है, ठीक है। 0.15 रखना जरूरी है, ये चीज ध्यान रखें। तो अब ये वैल्यूज हम इसमें पुट कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर आपके पास ऑस्मेटिक प्रेशर जो है वो गिवन है क्या? ओके, गिवन है ऑस्मेटिक प्रेशर एटीएम के अंदर। तो ऑस्मेटिक प्रेशर एक बार इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन, एक तो रख लेते हैं, कोई नहीं। ऑस्मेटिक प्रेशर आपके पास 5.07 इक्वल्स टू WB की वैल्यू है, मास इज 5 मल्टीप्लाइड बाय R 0.082 इंटू टेम्परेचर, टेम्परेचर आप रखेंगे 423 केल्विन, और डिवाइडेड बाय MB, वह आपको फाइंड करना है, मॉलिक्यूलर मास इसने पूछा है, और मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम जो है आपके पास है 0.1 लीटर। और अब आप MB को बाहर ले लें, MB को बाहर लेने के बाद में आपके पास फॉर्मूला बन गया 5 इंटू 0.082 इंटू 423 डिवाइडेड बाय 5.07 इंटू 0.1, ठीक है। और इसको अगर आप कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, तो कैलकुलेट करने पर आपके पास जो आंसर आएगा अप्रोक्स 342.5 आपके पास में इसका मॉलिक्यूलर मास आ जाएगा। लेकिन यहां जो मैं बताना चाह रहा हूं, आई थिंक वो बात आपको समझ में आ गई होगी कि आप ध्यान रखना बेटा कि टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर और वॉल्यूम, ये जो चीजें हैं ना, इनको आप पहले R से मैच कर लें कि जो आपको R कांस्टेंट दिया गया है, R की वैल्यू आपको इसमें पुट करनी है, तो टेम्परेचर उसके अकॉर्डिंगली है कि नहीं है, प्रेशर है कि नहीं है, वॉल्यूम है कि नहीं है। अगर वो उसके अकॉर्डिंगली है तो फिर उसके बाद आप इस वैल्यू को फॉर्मूले में पुट करें और फिर आंसर निकाल लें, ठीक है। अगर आप डायरेक्ट ये बिना देखे कर लेंगे तो नेचुरल आपका आंसर गलत आने वाला, ठीक है। लेकिन इसमें ये भी चीज ध्यान रखें कि बेटा इसमें जितना भी R की वैल्यू आती है उन सब में लीटर आता है, ठीक है, और मोस्ट प्रोबेबली केल्विन ही आता है। तो आप एक मोटे से तौर पर ये ध्यान रख लें, जब भी आप ऑस्मेटिक प्रेशर वाला क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो उस समय आपको टेम्परेचर को केल्विन में ही चेंज करना है और वॉल्यूम को लीटर में ही लेकर के आना है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान रखें, क्योंकि जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं आपकी बुक्स में, वो सारे के सारे क्वेश्चन उसी से रिलेटेड है, जिसमें आपको टेम्परेचर केल्विन में और वॉल्यूम जो है वो लीटर के अंदर मिलेगा, ठीक है। इसको रफ कर रहा हूं बेटा मैं, ओके। हाँ बोलो बेटा। बेटा एक्चुअली ये क्या होता है, R की वैल्यू इस बात पर डिपेंड करती है कि प्रेशर आपने क्या लिया है। अगर जैसे एक तो एटीएम में होती है, बार में होती है, पास्कल में होती है, तो पास्कल में इसकी 8.314 होती है, बार में भी होती है। ये आपने 11th क्लास में पढ़ा था ना, अलग अलग अपने पास प्रेशर की यूनिट्स हैं, तो वो प्रेशर की यूनिट्स के अकॉर्डिंग होती है। बाकी इसमें आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि R की वैल्यू गिवन आती है इसके अंदर, ठीक है। क्वेश्चंस में RBST के अंदर बिल्कुल गिवन आती है वैल्यू, तो R की वैल्यू जो गिवन होगी उसके अकॉर्डिंग रखना है आपको, ठीक है। ओके, अब देखते हैं इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ऑस्मेटिक प्रेशर के बाद में, ओके आगे चलें। तो इसके बाद नेक्स्ट बात कर रहे हैं एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास एंड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। देखिए एक यहां पर वर्ड आया है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल का मतलब जो नॉर्मल नहीं हो, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे उन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज या मॉलिक्यूलर मास की जो कि नॉर्मल नहीं होते हैं, एबनॉर्मल होते हैं। तो आप ध्यान रखिए बेटा, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बेसिकली आपको दो तरह से देखने को मिलता है। दो कंडीशन में ये चीज एबनॉर्मल होती है। पहली चीज कि पहले तो समझ लें इसको, अगर मुझे डिफाइन करना हो एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है, तो मैं इसको डिफाइन कैसे करूंगा।
तो इसको डिफाइन इस तरह से कर सकते हैं, व्हेन देयर इज एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ सॉल्यूट। जब सॉल्यूट का या तो एसोसिएशन हो या डिसोसिएशन हो इन सॉल्वेंट में, ठीक है, सो देयर molecular mass and colligative properties found to be different from normal, ठीक है, वो नॉर्मल से आपको थोड़ी सी डिफरेंट मिलेंगी, और उन्हीं प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी या एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। इस चीज को समझते हैं कि कैसे आती है एबनॉर्मल। देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जैसे मैंने यहाँ दो टर्म काम में लिए हैं, एक तो मैंने कहा है एसोसिएशन और एक मैंने कहा है डिसोसिएशन। यानी जब आप किसी सब्सटेंस को, सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं तो दो चीज पॉसिबल है। हो सकता है कि वो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होने के बाद आयंस में टूट जाए, और हो सकता है कि वो एसोसिएट हो जाए, दो या दो से ज्यादा पार्टिकल्स आपस में जुड़ जाए। देखिए कैसे, अगर हम बात करें सबसे पहले डिसोसिएशन की, तो डिसोसिएशन में क्या होता है, जैसे NaCl को आपने वाटर में डिसोल्व किया, मैंने ये 1 मोल NaCl लिया, ठीक है, और इस 1 मोल NaCl का मास जो है ना बेटा वो 58.5 है, यूनिफाइड मास, ये इसका मॉलिक्यूलर मास है। और इस मॉलिक्यूलर मास वाले सब्सटेंस को मैं जब वाटर में डिसॉल्व करूंगा तो Na प्लस आयन में और Cl माइनस आयन में डिसोसिएट हो जाएगा। अभी मैंने डिसॉल्व कितना किया था, 1 मोल। अब डिसॉल्व तो 1 मोल किया, लेकिन वाटर में डिसॉल्व होने के बाद देखो 1 मोल तो ये आयन बन गया हमारे पास, 1 मोल ये पार्टिकल है और 1 मोल ये पार्टिकल है। दैट मीन्स मेरे पास टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हो गए, 2 मोल पार्टिकल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं डिसोसिएशन के बाद जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं किसी भी सॉल्वेंट के अंदर, वो हमारे पास में डबल हो गए, ठीक है। और हमें पता है कि अगर नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी क्या होगी, डबल हो जाएगी। तो इस वजह से इसकी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आएगी वो डबल मिलेगी हमें, वो नॉर्मल से अलग मिलेगी, और उसी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब दूसरी चीज, मॉलिक्यूलर मास की बात करें। अभी इसका मॉलिक्यूलर मास है 58.5, ठीक है। अब मैं काम करता हूं, इसको मैंने डिसोसिएट किया, अब मैं इसका एवरेज निकालता हूं कि 58.5 जो मॉलिक्यूलर मास था पर पार्टिकल, अब वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया है, तो इसका एवरेज आएगा मेरे पास में 29.25 आएगा, ठीक है। और ये मॉलिक्यूलर मास पहले के कंपैरिजन में हाफ हो गया है। तो आप एक चीज नोटिस कर रहे हैं कि जब डिसोसिएशन होता है नंबर ऑफ पार्टिकल तो डबल हो जाते हैं, 1 मोल का 2 मोल हो गया है, और जो मॉलिक्यूलर मास है वो पहले से हाफ हो जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो एक रिलेशन देखने को मिल रहा है अपन को यहाँ पर कि किसी भी सब्सटेंस का जब डिसोसिएशन होता है तो डिसोसिएशन से उसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो इंक्रीज हो जाती है, बट मॉलिक्यूलर मास डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये दोनों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और मॉलिक्यूलर मास जो हमें मिलते हैं, दे आर डिफरेंट फ्रॉम द नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एंड नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, और दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। ये डिसोसिएशन के टाइम पर हो रहा है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, कभी कभी एसोसिएशन भी होता है। अगर अब मैं थोड़ा सा केस चेंज करता हूं और मैं एसोसिएशन ले लेता हूं, ठीक है। यहां देखते हैं इन केस ऑफ एसोसिएशन के केस की बात करते हैं। तो एसोसिएशन के केस में क्या होता है, देखिए, जैसे ये हमारे पास में है एसिटिक एसिड CH3COOH, ठीक है, और इस एसिटिक एसिड के 2 मोल्स लेता हूं और मैं इसको बेंजीन में डिसॉल्व करता हूं, बेंजीन में। तो जब इसको बेंजीन में डिसॉल्व किया जाता है तो एसिटिक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से कंबाइन हो जाते हैं। किस तरह से, नीचे ड्रॉ कर रहा हूं मैं,
CH3O OH H HO CO डबल बॉन्ड H, इस तरह से, ठीक है। और यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाएगा। तो आप देखिए यहां मैंने कितने पार्टिकल्स लिए थे, 2 मोल्स, ठीक है। 2 मोल मैंने एसिटिक एसिड के लिए थे, और ये बीच में मैंने देखा एक एसिटिक एसिड ये है, दूसरा एसिटिक एसिड ये है। अब ये दोनों मिलकर के इन्होंने एक डाइमर बना लिया है, ठीक है। 2 मॉलिक्यूल के जुड़ने से जो अपने पास बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, डाइमर कहते हैं। तो ये जो डाइमर है ना बेटा, ये हमारे पास में एक ही पार्टिकल है, यानी 2 मोल से 1 मोल बन गया हमारे पास। तो इसका मतलब हमारी जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, जो नंबर ऑफ पार्टिकल पर डिपेंड करती थी, वो तो हाफ ही रह गई, क्योंकि 2 मोल्स जो है वो 1 मोल में कन्वर्ट हो गया। अब बात करते हैं मॉलिक्यूलर मास की। इसका जो मॉलिक्यूलर मास था एसिटिक एसिड का, ठीक है, इसका जो मॉलिक्यूलर मास था बेटा वो था 60, ठीक है, 60 इसका मॉलिक्यूलर मास था। और जब ये दोनों पार्टिकल जुड़ गए, अब इनका मॉलिक्यूलर मास कंबाइन हो जाएगा, अब मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 120। तो आप देख सकते हैं कि एसोसिएशन होने के बाद, जुड़ने के बाद इनका मॉलिक्यूलर मास पहले के कंपैरिजन में डबल हो गया है। तो यानी यहां पर भी हम वो लॉ अप्लाई कर सकते हैं कि जब एसोसिएशन या डिसोसिएशन होता है तो हमारे पास में जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आती है वो भी एबनॉर्मल होती है, मॉलिक्यूलर मास होता है वो भी एबनॉर्मल होता है, ठीक है। तो इसे एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास बोलेंगे। ये बात समझ में आ गई बेटा आपको? क्लियर है ये चीज? ठीक है, एक बार दोबारा बता दें, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा सुन लें आप अच्छी तरह से। मेरा कहने का मतलब है, जब भी आप किसी सॉल्यूट को पानी में घोलोगे तो 2 चीजें पॉसिबल हैं। हो सकता है कि जो आप पार्टिकल को पानी में डिसॉल्व कर रहे हैं वो पार्टिकल टूट जाए, ठीक है। आपने एक पार्टिकल डिसॉल्व किया और अगर वो डिसोसिएट हो गया, टूट गया, तो एक पार्टिकल के 2 पार्टिकल बन गए, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल डबल हो गए। और हमने कहा था जहां नंबर ऑफ पार्टिकल डबल होते हैं या नंबर ऑफ पार्टिकल बढ़ जाते हैं तो हम कहते हैं कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी बढ़ गई। तो वो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी उतनी नहीं आएगी जितनी हम सोच रहे थे, उससे ज्यादा मिलेगी हमें, क्योंकि नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा हो गए। तो ये जो बढ़ी हुई कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, जो डिसोसिएशन होने से, आयंस में टूटने से हो रही है, उसे हम बोलते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। जैसा हमने यहाँ NaCl के केस में देखा, NaCl का 1 मोल डिसॉल्व किया था, यानी एक पार्टिकल डिसॉल्व किया था आपने। जैसे इसको वाटर में डिसॉल्व किया तो Na+ और Cl- यानी 2 पार्टिकल हो गए। एक पार्टिकल डिसॉल्व किया, 2 पार्टिकल बन गए। जितना एक्सपेक्ट किया था, हमने एक्सपेक्ट किया था कि 1 मोल ही मिलेंगे, लेकिन हमें 2 मोल मिल रहे हैं। इसका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल डबल मिल रहे हैं, तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी भी डबल हो रही है वहां पर, ठीक है। दूसरा हम बात कर रहे हैं मॉलिक्यूलर मास की। तो हमने जो पार्टिकल डिसॉल्व किया था उसका मॉलिक्यूलर मास था 58.5, लेकिन डिसॉल्व होने के बाद क्योंकि वो आयंस में टूट गए, तो अब मॉलिक्यूलर मास पर पार्टिकल अगर अपन काउंट करते हैं तो इसका क्या हो जाएगा, क्योंकि 2 पार्टिकल बन गए तो पहले वाले का हाफ हो जाएगा, 29.5। तो ये जो 29.5 है वो पहले वाले मॉलिक्यूलर मास के कंपैरिजन में हाफ है। तो ये मॉलिक्यूलर मास जो हमें पहले से आधा मिल रहा है, ये एक्सपेक्टेशन से आधा मिल रहा है, तो ये चेंज्ड है। इसको हम क्या बोलते हैं, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। सिमिलरली, ये तो मैंने जो बात की वो डिसोसिएशन की बात की। सिमिलरली एसोसिएशन एक प्रोसेस होता है। एसोसिएशन का मतलब होता है जुड़ जाना। तो जब 2 या 2 से ज्यादा पार्टिकल आपस में जुड़ जाते हैं, ठीक है, तो नेचुरल है कि कम हो जाएंगे पार्टिकल। तो हमने यहां पर क्या किया, 2CH3COH लिया, यानी 2 एसिटिक एसिड लिए, और ये दोनों एसिटिक एसिड जब आपस में जुड़ जाएंगे, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना करके आपस में जुड़ जाएंगे, तो उसे हम कहेंगे डाइमर बना लिया है। तो डाइमर एक पार्टिकल की तरह बिहेव करेगा। 2 पार्टिकल डिसॉल्व किए थे, एक पार्टिकल बन गया, तो नंबर ऑफ पार्टिकल तो आधे हो गए, और जब नंबर ऑफ पार्टिकल आधे हो गए तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आधी हो गई। तो हम कहेंगे कि ये प्रॉपर्टी अब इसकी एबनॉर्मल हो गई है, एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। और अगर मॉलिक्यूलर मास की बात करते हैं तो एसिटिक एसिड के एक मॉलिक्यूल का मास था 60, पर मॉलिक्यूल 60 मास था। जुड़ने से अब जो नया पार्टिकल बना है उसका मास पहले के कंपैरिजन में डबल हो गया, क्योंकि 2 पार्टिकल जुड़ गए हैं, 120। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास आ रहा है वो चेंज आ रहा है, डबल आ रहा है, इसे हम क्या बोलेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, ठीक है। तो अब हमने ये चीज देख ली कि जब हम किसी सॉल्यूट को सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हैं तो 2 प्रोसेस होते हैं। एक तो हो सकता है कि उसका डिसोसिएशन हो जाए, और दूसरा हो सकता है उसका एसोसिएशन हो जाए। अगर डिसोसिएशन होता है तो जो
कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है बढ़ जाती है, एसोसिएशन होता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी घट जाती है। ठीक है, अब इसके बाद में इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक ले रहे हैं अपन, उसको हम कहते हैं वांट हॉफ फैक्टर। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वांट हॉफ फैक्टर। हाँ बोलो बेटा। यस ठीक है, वैसे भी टाइम आउट हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है ना, तो अभी वापस से भी सबको रिज्वाइन करना पड़ेगा। ठीक है, टाइम आउट होने वाला है, चलो कोई नहीं, देखते हैं। तो हम बात कर रहे हैं अब किसकी, वांट ऑफ फैक्टर की। वांट ऑफ फैक्टर, ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं वांट ऑफ फैक्टर। अब ये वांट ऑफ फैक्टर क्या है इसको समझते हैं। एक्चुअली वांट ऑफ फैक्टर जो है ना बेटा, ये एक रेशो है। ठीक है, और किस चीज का रेशो है, वांट ऑफ फैक्टर एक रेशो है, इसको वैसे आई से डिनोट करेंगे, ध्यान रखना आई से। तो इसको आप इस तरह से लिखते हैं, आई जो है ये रेशो है किसका, एबनॉर्मल, नहीं इसको ऐसे लिखे एबनॉर्मल नहीं, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, थ्योरेटिकल लिख देते हैं, थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, ऑब्जर्व कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और जो थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, इन दोनों के रेशो को हम बोलते हैं वांट ऑफ फैक्टर। ठीक है, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं इसको। देखो, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मेरा क्या मतलब है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी से मेरा मतलब है वो प्रॉपर्टी जो आप डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद देखते हैं कि भाई ये प्रॉपर्टी बढ़ गई या घट गई, तो इसे हम यूं लिख सकते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आफ्टर डिसोसिएशन, डिसोसिएशन और एसोसिएशन, और एसोसिएशन या डिसोसिएशन के बाद की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, और डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। थ्योरेटिकल क्या है, जो एसोसिएशन डिसोसिएशन से पहले हो, जो हम सोचते कि भाई इतनी होनी चाहिए थ्योरी के अकॉर्डिंग। ठीक है, उसे हम थ्योरेटिकल बोलेंगे। तो इसे हम बोल रहे हैं कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बिफोर डिसोसिएशन और एसोसिएशन। ठीक है, अब यहां समझने वाली बात है कि डिसोसिएशन या एसोसिएशन के बाद जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है उसे हम नॉर्मल कहते हैं या एबनॉर्मल कहते हैं, अभी हमने देखा है, उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल, बिल्कुल उसे हम कहते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो इसे हम यूं भी तो लिख सकते हैं कि इसे हम लिख सकते हैं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, और डिसोसिएशन एसोसिएशन से पहले जो होगी उसे आप बोलेंगे नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो ये हमारे पास एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया है कि एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और नॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का जो रेशो है, इसी को हम क्या कह रहे हैं, इसी को हम वांट ऑफ फैक्टर कह रहे हैं। ठीक है, लेकिन ये वांट ऑफ फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की टर्म्स में है। हमने अभी अभी ये भी पढ़ा था कि मॉलिक्यूलर मास जो होता है या कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होती है, इट इज इक्वल टू द इनवर्स ऑफ मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास हमने अभी देखा था कि अगर मॉलिक्यूलर मास बढ़ता है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कम हो जाती है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है तो मॉलिक्यूलर मास कम हो जाता है। तो अब इसी चीज को अगर मैं मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में लिखता हूं तो आसानी से लिख सकता हूं। देखिए किस तरह से, यहां लिख देता हूं मैं इक्वल करके, कि यहां पर अगर मैं लिखता हूं एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को इस टर्म्स में, तो इसे लिखूंगा 1 अपॉन और एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास और डिवाइडेड बाय, नॉर्मल की बात करें तो इसे लिखेंगे 1 अपॉन और नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, यहां तक बेटा किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है, फिर आगे चलते हैं। पर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? ओके, तो अब ये मेरा कहने का मतलब है कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्योंकि मॉलिक्यूलर मास की इनवर्स की इक्वल होती है, तो मैंने बस एबनॉर्मल कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास में चेंज कर दिया है।
और नॉर्मल वाली को भी नॉर्मल में चेंज कर दिया है। अब क्या होगा, उल्टा हो जाएगा बिल्कुल। ठीक है, इसको अब मैं ऐसे लिख सकता हूं कि अगर मैं आई की बात कर रहा हूं वांट ऑफ फैक्टर की, तो नॉर्मल ऊपर आ जाएगा, नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला बन गया मॉलिक्यूलर मास की टर्म्स में। तो एक चीज हमें साफ दिख रही है कि अगर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी